नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 352 और ये कन्या लग्न और केतु। कन्या लग्न भी यहाँ समाप्त हो जाएगा और केतु के लिए भी ये आखिरी पाठ है। लगातार हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्रम से पाठ को पढ़ते होंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट है जहाँ मैंने आजीविका निर्णय के विषय में बताया है, रोग के विषय में बताया है, अष्टक वर्ग की चर्चा की है। ऐसे दसियों पाठ आपके चैनल पे आपको मिलेगा। आप वहाँ भी जाकर के अध्ययन करें और वहाँ भी क्रम से ही पढ़ें। और यदि आपको कंप्लीट ज्योतिष सीखना है कि हम तो यहाँ पाठ पढ़ाते जा रहे हैं, इसको दशाओं के माध्यम से, गोचर के माध्यम से, स्थिति और प्रभाव के माध्यम से, युगों के माध्यम से कैसे समझते हैं, तो हमारा एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। उसमें एडमिशन लीजिए। जनवरी और जून में वो क्लास प्रारंभ होता है और आपको 6 महीने का कोर्स होता है। लेकिन आप यदि 20 वर्ष से भी ज्योतिष सीख रहे हैं और अभी तक यदि बहुत अच्छी तरीके से नहीं सीख पाए हैं तो यहाँ 6 महीने में बहुत अच्छे तरीके से फल कहना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि कन्या लग्न में केतु नवम भाव में स्थित हो। एक तो नवम स्थान में है और राशि किसकी है? शुक्र की। तो पहले कहाँ का फल करेगा? भाग्य का फल करेगा, क्योंकि उसी स्थान में वो स्थित है। तो ऐसे जातक आध्यात्मिक विचार के भी होंगे। ऐसे जातक हमेशा दूसरों का भला करने वाले होंगे और ऐसे जातक के पास धन धान्य की भी कमी नहीं होगी। निष्ठापूर्वक अपने पिता की भी सेवा में रत रहेंगे, अपने कुल की मर्यादा को ऊपर बढ़ाएंगे। इस तरह से हम लोगों को बोलना है। अब केतु यहाँ है और हम हमेशा कहते हैं त्रिकोण में हो और केंद्र के स्वामी के साथ हो। क्यों दोहराता हूँ? सिर्फ इसलिए दोहराता हूँ कि इसका जो गलत प्रचार है वो बहुत अधिक हो गया है। तो सही भी यदि बहुत अधिक बार बोला जाए तब फिर आप गलत को मानना छोड़ेंगे। तो यहाँ यदि बुध के साथ है तो राजयोग, गुरु के साथ है तो राजयोग। यहाँ 2 ही पोजीशन में अच्छा नहीं होगा। यदि वो मंगल के साथ होगा क्योंकि वो अष्टम का लॉर्ड है, और सूर्य के साथ होगा क्योंकि वो द्वादश का लॉर्ड है। तो ये 8वें और द्वादश का परिणाम साथ में करना पड़ेगा उसको, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट वो किसका करता है? जिसके साथ हो जाता है। इसीलिए यहाँ यदि अष्टम और द्वादश के स्वामी हो गए तब यहाँ केतु आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, अन्यथा ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं कि अब केतु यहाँ है तो यहाँ से दृष्टि कहाँ जा रही है? लग्न के ऊपर। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से दृष्टि कहाँ जा रही है? पराक्रम के ऊपर, भाई बंधु वाले स्थान के ऊपर, यात्रा वाले स्थान के ऊपर। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से फिर दृष्टि कहाँ पहुँच रही है? ये पंचम स्थान के ऊपर। तो यहाँ संतान के ऊपर भी हमारी निगाह पैनी होनी चाहिए। हमारे एजुकेशन के प्रति हमारा ध्यान हमेशा जो है अच्छी तरह से हो, ताकि हम कहीं हमारा एजुकेशन, हायर एजुकेशन ब्रेक ना हो। इस विषय को समझने की जरूरत है। अब केतु यदि दशम स्थान में स्थित हो जाए तो क्या फल करता है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब दशम स्थान केंद्र स्थान है, तो ये तो हमारे समझ में पहले ही आता है। हमने कई बार कहा है कि राहु और केतु यदि केंद्र या त्रिकोण स्थान में हो तो हम इसके फल को बुरा नहीं कहते। तो केतु की जब दशा आएगी तब यहाँ क्या होगा? कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगा। हो सकता है कि आप जॉब के लिए पहली बार जा रहे हों, अंतर प्रत्यंतर में केतु है तो जॉब प्राप्त हो जाए। दूसरा, यदि जॉब कर रहे हो तो वहाँ पदोन्नति की बात हो जाए। तो ये केतु बैठ करके करेगा और साथ में लग्न का भी रिजल्ट करेगा। तो यहाँ लग्न का रिजल्ट क्या करेगा कि आप बुद्धिमान और ज्ञानवान होंगे, शारीरिक रूप से भी सुदृढ़ रहेंगे,
उस समय आपको कोई परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित नहीं होगा। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, क्योंकि ये केतु स्वतः इसका फल कर रहा है, दृष्टि या युति से फल नहीं कर रहा। अब यहाँ से शनि साथ में हो जाए तो राजयोगकारी, शुक्र साथ में हो जाए तो राजयोगकारी, गुरु बुध है तो सामान्य फल, फिर हम उसको बहुत अधिक मान करके नहीं चलते। लेकिन सूर्य और मंगल है तब क्या होगा कि हमेशा जॉब परिवर्तन होते रहेगा, कार्य क्षेत्र में किसी न किसी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। सूर्य हमारे बॉस के लिए भी जाना जाता है, तो बॉस के साथ बनेगा नहीं। तो यहाँ यदि केतु हो और ये स्थिति हो तो निश्चित रूप से आपको हमेशा जॉब परिवर्तन करना पड़े, ये संभव है, इसकी संभावना है। अब इसकी दृष्टि चतुर्थ स्थान के ऊपर है तो सुख में कमी हो, और हम हमेशा कहते हैं कि अकेले केतु के प्रभाव से नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह किसी भाव या किसी ग्रह को प्रभावित करे तो उस भाव या उस ग्रह से संबंधित फलों की हानि बतानी चाहिए। अकेले हम केतु से बता रहे हैं, आप किसी को बता देंगे तो वो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद छठे स्थान के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो जब छठे स्थान को देख रहा है तो यहाँ जो मैंने स्वास्थ्य लाभ बोला था, इसलिए कि पहले स्वास्थ्य की हानि होगी तभी तो लाभ होगा, पहले बीमारी होगी तभी तो ठीक होंगे। लेकिन अगर इस पीरियड में परेशानी होती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य ठीक होने की संभावना अधिक होती है। केतु किस प्रकार के डिजीज को देता है, तो एक तो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम अधिक देता, उसके बाद एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम देता, इन्फेक्शन से संबंधित प्रॉब्लम देता। तो ऐसे प्रॉब्लम से हमको यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। अब केतु यदि एकादश स्थान में हो, एकादश स्थान के लिए तो कहा गया है कि सभी ग्रह अच्छे फल करते हैं, क्योंकि ये वृद्धि का स्थान है, बढ़ोतरी का स्थान है, इसीलिए यहाँ बैठकर कोई भी ग्रह बुरे परिणाम नहीं देता और आपके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है। तो यहाँ लाभ के घर में है और वो चंद्रमा का घर है, तो ये लाभ ही देगा। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो प्रमोशंस के साथ साथ आपके पैसे में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी कारण से आपने कंपनी बदला हो तो वहाँ भी आपको अच्छा पद और अच्छा पैसा मिलेगा। अब यहाँ अगर द्वादशेश के साथ है तब हम क्या रिजल्ट कह सकते हैं? द्वादशेश के साथ है तो इसको नुकसान हो सकता है, अर्थात सूर्य के साथ, अष्टमेश के साथ है तब नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि भाग्येश के साथ यहाँ केतु है तो आंख बंद करके बताइए, जुआ भी खेलने जाना चाहते हैं लोग तो पूछते हैं, हम इसके लिए मना करते हैं, लेकिन शेयर सट्टा वगैरह के लिए लोग जब पूछते हैं और ऐसे भाग्येश शुक्र के साथ यहाँ केतु हो तो हम अलाउ करते हैं कि आप अपना शेयर बाजार में भाग्य आजमा सकते हैं, आपको नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान होगा और नहीं होगा, किस ग्रह से युक्त होकर के राहु और केतु अपने फल को किस तरह से परिवर्तित करेगा, ये सब समझना आसान है। लेकिन आप यदि शांतिपूर्वक और सरलता से प्रश्नों का उत्तर जानना चाहेंगे तभी जान सकेंगे, अन्यथा नहीं जान सकेंगे। अब यहाँ से दृष्टि कहाँ है? तीसरे स्थान के ऊपर है। तो इस स्थान के लिए थोड़ा बहुत संदेह जाहिर करना है। पंचम स्थान के ऊपर है तो इस स्थान के लिए भी संदेह जाहिर करना है, और उसके बाद इस स्थान के ऊपर दृष्टि है, सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो इस स्थान के लिए भी थोड़ा बहुत संदेह जाहिर करना चाहिए। बाकी एकादश में बैठे केतु का फल हम लोग अच्छा ही कहें, यही उचित होगा। अब आ जाते हैं द्वादश स्थान में। तो द्वादश स्थान में केतु है, नॉट गुड। सबसे पहले तो यही मान के चलिए। क्यों?
क्योंकि केतु जब यहाँ बैठेगा तो इसका भी बुरा फल हो सकता है और इसका भी बुरा फल हो सकता है। अर्थात केतु यहाँ बैठा तो यह स्थान भी एक्टिव किया और इसको भी एक्टिव किया, तो छठा आठवां स्वाभाविक एक्टिव हो जाता है यदि केतु द्वादश में बैठे। और ऐसे स्थिति में कहते हैं कि द्वादश में केतु हो तो मोक्ष की बात ठीक है, काल पुरुष के पत्रिका में गुरु की राशि वहाँ होती है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कहते, मोक्ष इतना सरल नहीं होता। अब केतु सूर्य के राशि में बैठा तो सूर्य की तरह भी फल कर लेगा, लेकिन द्वादश में बैठा है और द्वादशेश के साथ हो, उसके बाद इस स्थान के लिए तो कुछ, सूर्य चूंकि वहीं बैठा है तो राहत हो जाएगा, लेकिन इस और इस स्थान को कैसे राहत मिलेगा? यहाँ तो सूर्य की भी दृष्टि शुभ नहीं होगी, यहाँ सूर्य नहीं देख पाएगा, लेकिन वो सूर्य के साथ होने से हम हमेशा कहते हैं कि संगति के गुण को भी समझिए। तो दृष्टि प्रभाव में ये गुण नहीं आएगा, लेकिन उसके कार्य करने के प्रवृत्ति में ये आएगा, और दृष्टि से जब उसको एक्टिव करेगा तो कार्य कौन करेगा? केतु करेगा ना उसका। तो इसीलिए उस फल को अशुभता में परिणत कर सकता है, ऐसा मानना है। अब राहु केतु की चर्चा फिर तुला लग्न में आखिरी में होगी। हम कहेंगे कि 5-6 पाठ राहु केतु के ऊपर होगा। अभी आप लोग हमेशा भ्रमित होते हैं, राहु केतु के लिए अलग से पाठ देने के लिए कहते हैं, तो यहाँ आकर के जब आप देखेंगे तो एक एक भाव के विषय में हम जब बताते हैं तो आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, हर पाठ आपको सरलता से मिलता रहेगा। आप पढ़ करके आनंद लेते रहिए, और यदि अच्छा लगता हो कमेंट में भी लिख सकते हैं। कोई भी परेशानी हो पाठ से संबंधित तो कमेंट में डालिए। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक हम प्रयास में हैं कि आप लोगों का उत्तर दे सकें। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।